हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरेज एस्पिरेंट्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में मस्त होंगे। साथ में इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी का मेडिकल किस तरीके से होता है। ठीक है, जो भी मेडिकल में होता है वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे कि आपका नोक नी है, आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको नोक नी है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर अगर आपका आई आँख में भी अगर आपकी 6/6 नहीं है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम है अगर आपकी उससे रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, वो सभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फ्लैट फुट से रिलेटेड अगर आपको फ्लैट फुट है तो आप किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं, और जैसे कि आपका कोई हाथ भी टूटा हुआ है या फिर आपकी फिंगर कौन सी ठीक होनी चाहिए, कौन सी ठीक नहीं होनी चाहिए, या फिर किस तरह की वजह से आप फॉर्म मतलब मेडिकल अनफिट किए जाओगे, वो सभी बातें हम करेंगे। जैसे कि टैटू के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी पिछली वीडियो पर बहुत कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि सर मेरा वेट 55 किलो है या 56 किलो है या 58 किलो है, लेकिन मेरी हाइट है वो 170 प्लस है या 172 सेंटीमीटर है या 173 सेंटीमीटर है, क्या मुझे वेट की वजह से बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, मैं इसके लिए मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। जब मेरा फिजिकल हुआ था तो तब मेरी हाइट जो फिजिकल में थी वो 173.5 सेंटीमीटर मेरी हाइट ली गई थी, मेजर की गई थी। और जो मेरा वेट था उस टाइम पे, मेरा वेट 61 kg था। देखिए, मुझे रिजेक्ट नहीं किया गया था, मैंने मेडिकल वगैरह सब किया, क्वालिफाई किया था। कुछ जिनके भी ये डाउट है कि सर मेरा वेट कम है मुझे रिजेक्ट कर दिया, देखिए रिजेक्ट आपको बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मैं भी उस टाइम पर एक, मेरा वेट भी कम था जब मेरा फिजिकल हुआ। उन लोगों ने, डॉक्टर ने मुझको बोला, जो भी फिजिकल में मेजर हाइट चेस्ट मेजर करते हैं, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा खा पी कर मेडिकल के लिए जाइए। और फिजिकल से लेकर मेडिकल के बीच का जो आपका समय है वो लगभग 3 से 4 महीने का जो समय है, इतना समय आपको मिलता है। और इतने समय में आप अपना वेट मेजर कर लेंगे और मतलब बढ़ा भी लेंगे। आप अपने बीएमआई के हिसाब से आप अपना वेट सेट कर लेंगे। देखिए, बीएमआई होता क्या है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। आपके किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं पता कि बीएमआई कैसे निकालना है, तो सिर्फ गूगल पे सर्च कीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू हाइट बीएमआई क्या होता है। ठीक है, वो उसमें देख लेगा कि आपकी जो भी हाइट है उसी के हिसाब से आप अपना वेट देख सकते हैं। 3 से 4 महीने में लगभग ये वेट आपका बढ़ ही जाता है। तो बात करते हैं फिजिकल के बारे में। जैसे फिजिकल में बोलते हैं कि भाई सर हमको बाहर कर देंगे इस तरह से। देखिए, आपको कोई बाहर नहीं करेगा अगर आपका वेट कम भी है भी। मतलब अगर आपकी हाइट 172 सेंटीमीटर, अगर आपका 55 या 56 या 58 या 50 भी वेट होगा ना, तब भी आपको बाहर नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप एक बात सोचिए कि अगर आप डेली, जो भी कैंडिडेट अब एसएससी जीडी के फिजिकल की तैयारी कर रहा है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर फिलहाल दौड़ ही रहा होगा। आप खुद सोचिए कि आप डेली 5 से 6 किलोमीटर आप दौड़ेंगे तो आपका वेट कैसे बढ़ सकता है। आप खुद सोचिए, ये कॉमन सेंस की बात है कि ऑब्वियस सी बात है कि आपका वेट घटेगा। और फिजिकल में सभी जानते हैं कि भाई रनिंग करने से वेट भी घटता है, तो घटेगा भी आपका। जितना आपकी बॉडी होगी सिर्फ आपका वेट उतना ही रहेगा। मतलब ज़्यादा माइनस भी नहीं जाएगा, ज़्यादा प्लस भी नहीं होगा। एक बॉडी जितना वेट उठा सकती है आपका, जितना रख सकती है आपका शरीर, आपका वेट उतना ही रहेगा। फिजिकल की ये बात सच है कि फिजिकल के रनिंग के दौरान आपका वेट बिल्कुल घटेगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये डाउट मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत कमेंट ऐसे आए हुए हैं कि सर हमारा वेट इतना है। देखिए, बिल्कुल घबराइए नहीं, आपका काम हो जाएगा। आप जाकर निश्चित होकर फिजिकल दीजिए, आपका जो भी वेट है। और जो एक्स्ट्रा वेट है, मतलब जो ओवर वेट है, इनका उनके बारे में बता देता हूँ। किसी भी कैंडिडेट को अगर लगता है ओवर वेट है तो वो भी इस बात से बिल्कुल ना घबराए। सेम सिचुएशन उनके लिए है, उनको मेडिकल, उनके फिजिकल के बाद बोल दिया जाएगा कि सर आप थोड़ा वेट घटा कर जाइए, आपको एडवाइस दी जाएगी एक। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपना मेडिकल का डिस्कस करते हैं। एसएससी जीडी का मेडिकल किस तरीके से होता है। देखिए, एसएससी जीडी का जो मेडिकल है वो 2 दिन के लिए होता है। 2 दिन आपका मेडिकल चलता है। 2 दिन में अब आपका मेडिकल में क्या क्या चीज़ होती है। देखिए, 2 दिन में आपका मेडिकल में 2 चीज़ होती है। पहला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और दूसरा आपका फिर आपका मेडिकल चलता है। तो मेडिकल मेरा किस तरीके से हुआ था मैं अपना बताता हूँ। मेरा गाजियाबाद में सीआईएसएफ कैंप है, वहाँ पर मेरा मेडिकल हुआ था। फर्स्ट डे की से मैं बात करूँ तो सुबह में लगभग 5 बजे, सुबह 5 बजे या 5:30 बजे एंट्री कर ली थी। उसमें एडमिट कार्ड दिखाकर और अपनी आईडी दिखाकर हमने एंट्री की थी। हमको वहाँ ले जाया गया। ले जाने के बाद में लगभग अप्रोक्सीमेशन डेली के 50 से 60 स्टूडेंट बुलाए जाते हैं। मेरे दिन, जिस दिन मेरा मेडिकल था, उस दिन सिर्फ 50 कैंडिडेट बुलाए गए, 3 से 4 कैंडिडेट एब्सेंट थे। लेकिन 50 कैंडिडेट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। 25-25 के करने थे, लेकिन एक दो तो दोनों ग्रुप से एब्सेंट थे। ठीक है, ये सब होने के बाद में
फिर हमें बोल दिया गया कि आपको हमको एक फॉर्म दिया गया, जैसे कि आपको फिजिकल के टाइम पे भी एक फॉर्म दिया जाएगा, उसी तरह का एक फॉर्म हमको वहां पर भी दिया गया। उसमें हमें अपना नाम भरना था, अपने माता का नाम, अपने पिता का नाम, अपना रोल नंबर और अपने सर्टिफिकेट वगैरह कि हमने 10th कब की, 12th कब की, या फिर हमने ग्रेजुएशन की, या फिर आईडी क्या क्या है आपकी, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको उस फॉर्म में फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में आपको दो ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप को अलग अलग, मेरा ग्रुप ए था तो मैं अपना ग्रुप का बताता हूँ कि हम 25 लोगों में से 2-3 एब्सेंट थे, बाकी को हमको ले जाएगा। अब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए क्या क्या चेक होता है। सबसे पहले आपको जरूरी है कि आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाना है। फिर दूसरा, आपको अपनी एक आईडी लेकर जानी है। आईडी में क्या क्या हो सकता है, तो आप अपना आधार कार्ड ले जाइए, या फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए, या फिर अपनी और भी अदर आईडी होती है जो गवर्नमेंट द्वारा के आईडी प्रूफ की तरह से दिखाई जाती है, वो आप अपनी आईडी ले जा सकते हैं। दूसरा, फिर आपका डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक होता है। देखिए 10th बेस वैकेंसी है तो आपका 10th का तो जरूर देखा जाएगा, 10th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट जरूर देखी जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखिए जितना भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, आप उनकी सभी की 3-3 कॉपियां कराने, यानी 3-3 जीरोक्स करा लेंगे, ताकि एक अपने पास भी रहे, दो वहां पे चेक होती है, ठीक है। तो आपकी 10th की मार्कशीट होगी। अगर कोई कैंडिडेट सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है तो उसमें तो उसकी पासिंग सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट में ही ऐड होता है। लेकिन अगर कोई अदर बोर्ड से पढ़ा है, यूपी बोर्ड हुआ या फिर अदर बोर्ड जिसमें पासिंग सर्टिफिकेट अलग से होता है, आपको वो भी लेकर जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका चेक होता है 12th का सर्टिफिकेट, कि आपकी 12th मार्कशीट चेक होती है, और फिर 12th की आपका पासिंग सर्टिफिकेट चेक होता है। दोनों आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं। देखिए भाई, ऐसा मत करना कि आप फोटो स्टेट या जीरोक्स के लेके चले जाए, नहीं, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट सारे लेकर जाने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। आपकी 10th हुई, 12th हुई, फिर उसके बाद आपका अगर आपने ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट लगाए हैं तो आपके चेक हो जाएंगे, अगर आपने नहीं भी लगाए तो आपके नहीं चेक होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं कुछ कैंडिडेट, ये भी बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि भाई सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 31/8 यानी 31 अगस्त 2021 से पहला नहीं है, बाद का है, पहला है तो 3 साल पहला है। देखिए वो सारी चीज़ मैं आपको अब क्लियर कर देता हूँ। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर किसी भी कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट, मान लीजिए ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट 31/8/2021 से पहला है तो वो वैलिड होगा, लेकिन 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता। अब इसमें भी 2 से 3 सिचुएशन बन जाती है। जैसे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट पहले नहीं बनवाया था तो वो सेंटर का नहीं बनवाया था, सेंटर का होता है इंग्लिश में बन के आता है। फिर या फिर दूसरा कैंडिडेट वो होता है कि जिन्होंने बाद में सर्टिफिकेट बनवाया। इस तरह के कैंडिडेट हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए अगर किसी भी कैंडिडेट ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट 31/8/2021 के बाद का बनाया है तो उसके साथ अब क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ये अगर उसके पास पहला कोई सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का, तो वो भी अपने साथ में ले जाए और नया वाला भी ले जाए, दोनों सर्टिफिकेट आप साथ में ले जाना। अब वो वहां पर जाने के बाद में जहां आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, वहां पर अब वो डिसाइड करेंगे कि आपके ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, लेकिन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी में रख दिया जाएगा। इसी तरह से हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अगर 31/8/2021 से 1 साल पहले का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो तो नहीं चलेगा, क्योंकि 1 साल की बीच का टाइम हमको चाहिए, वो होना चाहिए। या फिर इसके बाद का होगा तो उन कैंडिडेट के साथ भी सेम सिचुएशन है कि वो भी अपना दोनों पुराना ले जाए और नया भी ले जाए। अगर किसी कैंडिडेट के पास पुराना नहीं है तो वो नया ले जाए, फिर वो वहां जाने के बाद एसएससी पे ही डिपेंड करेगा, यानी जहां भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल होगा वो सिर्फ उन लोगों पर डिपेंड करेगा कि वो आपको जनरल कैटेगरी में करते हैं या फिर आपको आपके जो भी आप कैटेगरी से हैं SC ST OBC उसी में रखते हैं, ठीक है। ये बात मैं पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर अभी भी किसी का भी डाउट बनता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जो भी डाउट है, मैं वो भी सभी क्लियर कर दूंगा। देखिए अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी जान पाए कि किस तरह से आपका मेडिकल होता है। देखिए आगे हम बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। ये भी पूछे जा रहे थे कुछ कैंडिडेट कि सर हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेंटर का क्या होता है, स्टेट का क्या होता है। देखिए भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके यहीं का ही, आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहीं का ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। फिर लेकिन उसके बाद भी कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर हमारा इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में है, गुजराती में है
या फिर अदर किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। ठीक है, तो मैं उन कैंडिडेट के लिए बताना चाहता हूँ, अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी भी लैंग्वेज में है तो आप ले आइए, वो चल जाएगा। इसमें आपके सेंटर पे जाइए, वो बिल्कुल चलेगा। अगर आपका 31/8/2021 से पहला हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर बाद का हो तो भी चल जाएगा। देखिए, जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था मेरे पास हिंदी का था, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो मेरे पास हिंदी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट था और वो चल गया। ऐसा नहीं है कि अब इंग्लिश भी है या हिंदी में, नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जहां भी आपके हो, आपकी रीजनल लैंग्वेज में चल जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डे अब हम बात करते हैं फिर आपके, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको हॉस्पिटल लेकर जाएगा। आपके जहां भी आप सेंटर पे हैं उसके नियर में कोई भी हॉस्पिटल होगा, और उसकी फैसिलिटी आपका जहां भी आपका मेडिकल हो रहा है वही लोग उसकी फैसिलिटी करते हैं कि आपको एक बड़ी बस देंगे। हमको भी बड़ी एक बस दी गई थी, उसमें सभी कैंडिडेट को 50 कैंडिडेट को बिठाया गया और एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में हम क्या क्या चीज हमारा चेक हुआ, देखिए हॉस्पिटल में आपके जो टेस्ट हैं वो आपके मेन 3 टेस्ट हैं। जैसे कि पहला है आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट, दूसरा है आपका यूरिन टेस्ट, और तीसरा है आपका एक्सरे। यानी ये 3 चीज आपकी हॉस्पिटल में होगी, और इसके लिए लगभग आपको 4 से 5 घंटे का समय आपको लग ही जाएगा। देखिए, अब आपका ब्लड टेस्ट में आपका क्या क्या होता है, देखिए आपके जाएंगे, आपसे वो ब्लड ले लेंगे, उसमें आपका हेमोग्लोबिन चेक करेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी और ब्लड ग्रुप, ये चीज चेक करते हैं वो। ठीक है, ये चेक करने के बाद में आपका ब्लड ग्रुप, आपको इसकी रिपोर्ट उस दिन नहीं दी जाएगी। आपको इस चीज की रिपोर्ट, ब्लड ग्रुप, यूरिन टेस्ट या फिर आपका एक्सरे, इनकी सभी की रिपोर्ट आपको नेक्स्ट डे दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यूरिन टेस्ट की। देखिए, मेल और फीमेल में दोनों का मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मेल कैंडिडेट है, यूरिन टेस्ट उनका होता है, यानी पेशाब का टेस्ट होता है आपका। उसमें उसमें आपको किस तरह से देना है, देखिए उस टाइम जब मेरा मेडिकल हुआ था तब बहुत कैंडिडेट घबरा गए थे। शायद मैं भी जब मैं पहली बार गया था नर्वस था, तो मैं भी थोड़ा सा घबराया हुआ था कि यूरिन टेस्ट किस तरीके से, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी डर ही जाते हैं। आप भी नर्वस होंगे तो आप इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराइएगा कि आपको यूरिन टेस्ट देना कैसे है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक इतनी बड़ी एक बोतल दी जाएगी, इतनी चौड़ी और इतनी बड़ी एक बोतल दी जाएगी, आपको उसमें यूरिन टेस्ट देना। देखिए, पहले मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। देखिए, जब आपको यूरिन देना है ना, तो आप मिडिल वाला यूरिन दीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप पहला जो भी यूरिन निकलेगा वो दे देगा या फिर लास्ट वाला, नहीं, ऐसा मत करना। आपको यूरिन टेस्ट के लिए जा रहे हैं, सही तरीका यूरिन देने का यही है कि आप शुरू में जाइए वॉशरूम में, आप थोड़ा यूरिन निकालिए, फिर अलग से भी जो बोतल आपको यहाँ दी गई है, फिर बीच वाला, मिडिल वाला आपको उसमें यूरिन लेना है, फिर बाद वाला छोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से आप यूरिन लेना। और फिर उसके बाद आपका जो टेस्ट है, आपका एक्सरे है, आपकी चेस्ट, मतलब आपकी पसलियां चेक की जाती है कि कोई सी पसलियां टूट तो नहीं रही है, किसी अदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह की है। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। देखिए, फीमेल कैंडिडेट का होता है, उनका भी ब्लड ग्रुप ही होगा, हीमोग्लोबिन, एंटीजन, एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा। फिर उनका भी यूरिन टेस्ट होगा। उनके यूरिन टेस्ट में क्या चेक किया जाता है, उनके यूरिन टेस्ट में प्रेगनेंसी चेक की जाती है। देखिए, अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट अगर 12 वीक से ज़्यादा मतलब प्रेग्नेंट है तो उनको एक टेम्परेरी अनफिट किया जाता है, यानी वो परमानेंट अनफिट नहीं है, टेम्परेरी अनफिट किया जाता है, यानी कुछ ही समय के लिए उन्हें अनफिट किया जाएगा, ताकि जब उनकी डिलीवरी हो जाए उसके बाद वो मेडिकल आके करा सकती हैं। लेकिन अगर इससे भी कम कोई फीमेल कैंडिडेट है जो मतलब 12 वीक से कम प्रेग्नेंट है, उनका मेडिकल हो जाता है। तो लगभग ये सारा कुछ हमारा फर्स्ट डे हुआ, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और ये तीनों टेस्ट हुए। लगभग पूरा दिन इसी टाइम चला गया। सुबह 5 बजे, 5:30 बजे हमने एंट्री की और शाम के 5:30 या 5 बजे हमने एग्जिट किया। फिर नेक्स्ट डे हमको फिर बुलाया गया कि आपकी एंट्री सुबह 4:30 या 4:45 बजे हमारी एंट्री कराई गई। एडमिट कार्ड दिखाया, एंट्री कर गई। फिर सेम उसी तरह से 2 ग्रुप में बिठा दिया गया हमको। फिर देखिए, अब आपका सेकेंड डे में आपका क्या क्या चीज़ चेक होता है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारा आई टेस्ट हुआ, फार साइट नेट और क्लोज साइट नेट, यानी नियर का और दूर का, आपका आपका आंखने का मतलब आपकी नज़र कैसी है, इस तरह से चेक हुआ। देखिए, यहाँ बहुत बच्चे निकले, मेरे साथ में 3 से 4 कैंडिडेट है, वो यहीं से ही निकले। मैं इसलिए बच गया, शायद मैं भी निकल जाता, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स हैं वो एसएससी जीडी में, सीआरपीएफ में या सीआईएसएफ में, 1-2 फ्रेंड मेरा वहाँ भी है, उनकी वजह से मैं बच गया कि उन्होंने मुझे बता दिया। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से बच सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है जब आपको दिखाया जाता है, आपको एक कोने में खड़ा कर दिया जाएगा और सामने वाले कोने पर एक बॉक्स होता है, उसके अंदर अल्फाबेट्स लिखा होता है, ABCD XYZ, इस तरह से अल्फाबेट लिखे होते हैं। ठीक है, उसी में वो बोलते हैं डॉक्टर कि आप ये चीज़ पढ़िए या ये चीज़ पढ़िए, तो वहीं से आपका फार साइट नेट वगैरह चेक किया जाता है। देखिए, जब आपका चेक किस तरह से किया जाएगा, देखिए आपको बोला जाएगा कि आप यहाँ खड़े होइए और सामने जो आपके दूसरे डॉक्टर होते हैं वो आपकी आंख, किसी एक चीज कुछ होता है
गोल सा, उसको ऐसे गत्ता टाइप का होता है या फिर कवर टाइप होता है, वो आपकी एक आंख को इस तरह से ढक देगा। फिर आपको बोलते हैं कि आप एक आंख से पढ़िए, फिर नेक्स्ट में आपका ये करता है इस तरह से, ये वाली आंख ढक देगा, ये पढ़िए। जो गलती करते हैं बच्चे, वो मेनली जो गलती करते हैं वो यहाँ करते हैं, जब उनकी ये आंख ढकी जाती है तो वो ये वाली आंख को इस तरह से बंद कर लेते हैं और फिर वो ये चीज पढ़ते हैं। पढ़ने को वो पढ़ देते हैं फर्स्ट टाइम में, लेकिन जब वो यहाँ से कवर हटा के इस आंख पर लेकर जाते हैं, जब वो एकदम से आंख खोलते हैं तो उनको एकदम से दिखता नहीं है। आप खुद भी करके देखिएगा कि आपको ऐसे ही कुछ आपको पढ़ना है, एक आंख से आप पढ़िए, दोनों आंख मतलब एक आंख बंद कीजिए और एक आंख खोल के रखिए। इस आंख को जब आप ढकेंगे, एक आंख बंद रखेंगे, तो जब आप इधर से हटा के इधर लेके आएंगे और एकदम से आंख खोलेंगे तो आपको एकदम से इमेज नहीं दिखेगी। लेकिन डॉक्टर बहुत जल्दी मतलब इस चीज को वैसे तो आराम से ही कराते हैं, लेकिन आपको देखना होता है, आपका इसी टाइम रिएक्शन देखना होता है कि आप उसको मतलब आपको 5 से 6 सेकंड फोकस करने में लगी जाएगी। इसलिए अगर आप भी एक गलती मत करना, जब भी डॉक्टर आपकी आंख इस तरह से बंद करे तो आप आंख बंद मत करना, इस तरह से खुली ही रखना। ठीक है, इस तरह से आप खुली रखोगे तो आपका सामने किधर भी वो लेकर जाएगा तो आपका फोकस सीधा बना रहेगा, आपको 5 से 6 सेकंड लेट नहीं होगा। नहीं तो जैसे ही आप आंख बंद करके ऐसे करके खोलेंगे तो एकदम से आप फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से शायद हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो फिर जो आपकी आंख होती है वो 6x6 चलती है। ठीक है, कि आपकी 6x6 की आंख होनी चाहिए, देखने का विजन है। और फिर आपका सेकंड होता है आपका कलर विजन। कलर विजन किस तरह से होता है, उसमें एक फाइल होती है, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, एक सर्कल होता है कलर से, रेड डॉट, ब्लू डॉट, ग्रीन डॉट, इसी तरह से येलो डॉट, कितने तरह के कलर के बीच में एक नंबर लिखा होता है। ठीक है, अगर किसी भी कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो उसको नंबर नहीं दिखेगा। अगर जो आप फिट हैं, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो आपको नंबर वो आसानी से दिख जाएगा। ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर ऐसे करके एक फाइल का पेज ऐसे पलटते हैं, आपको पूछते हैं इसका नंबर बताओ, तो आपको जल्दी जल्दी नंबर बता देना है। ठीक है, इसी तरह से आपका आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट होने के बाद में फिर आपके कान चेक किए जाते हैं कि आपके कान में टोस्ट डाल के कुछ है या खराब है, किस मतलब किसी भी तरह से, जैसे वो देखते हैं अपने तरीके से, हिसाब से देखते हैं। फिर आपकी नोज चेक की जाती है, फिर आपके टीथ चेक किए जाते हैं और आपका गला चेक किया जाता है। ये सब ऊपर का पार्ट चेक करने के बाद में उन्होंने देखने के बाद में फिर कुछ देर बिठा दिया जाता है। कुछ देर बिठाने के बाद में आपको फिर बुला दिया जाता है। बुलाने के बाद में अब आपका क्या चेक होगा, देखिए कल आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एक्सरे तो हो गया था, यानी चेस्ट तो आपकी देख ली गई थी। लेकिन आज आपका जो देखा जाएगा वो देखा क्या जाएगा, आज आपके हाथ देखे जाएंगे। देखिए हाथ देखने का तरीका क्या है, डॉक्टर जो मेरे हाथ देखे गए थे वो इस तरह से उन्होंने कराया था, इस तरह से मैंने किया, इस तरह से ऐसे मुड़वाए, उन्होंने थोड़ी सी एक्सरसाइज कराई हमको कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, इस तरह से करके दिखाओ कि आपके हाथ कहाँ मिल रहे हैं क्या नहीं। यानी देखने का मतलब है उनका, आपका ये हाथ चेक करता है कि आपका ये हाथ टूटा हुआ तो नहीं है या फिर किस तरह से मुड़ा हुआ तो नहीं है। अगर आपका किसी के भी कैंडिडेट का ये हाथ टूटा हुआ है या वो टूटा हुआ हाथ अलग ही दिख जाता है, वो तिरछा ज्यादा हो जाता है, तो उसको या तो फिर आप डॉक्टर से बात कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर पॉइंट बना दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम बात करते हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका मतलब बहुत लोगों को डर होता है टैटू का, कि भाई आपके हाथ पर टैटू है, किस साइड होना चाहिए, राइट हैंड पे होना चाहिए या लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए। इस तरह के हम टैटू के बारे में बात करते हैं कि आपका टैटू का लोकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ पर आपका टैटू एक्सेप्ट किया जाएगा, कहाँ पे आपको पॉइंट बनाया जाएगा, या फिर टैटू का आपके साइज क्या होगा, या फिर आपने जो भी नाम लिखा है, रिलीजियन नाम है, तो इस तरह की बात करते हैं। देखिए पहला बात है कि पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम किस तरह का, देखिए जो एक्सेप्टेड होगा टैटू वो होगा एक रिलीजियस टैटू एक्सेप्ट है या फिर रिलीजियस नेम एक्सेप्टेड है, जैसे कि ओम बना होता है। फिर अब वो किस हाथ पे एक्सेप्ट है ये बताता हूँ आपको। देखिए सैल्यूटिंग हैंड पे एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी राइट हैंड पे आपके एक्सेप्ट वो नहीं होगा, आपके लेफ्ट हैंड पे एक्सेप्ट होगा, और वो आपके आगे हो या पीछे हो वो चल जाएगा। देखिए सिंबल चल जाता है। अगर आप किसी भी अगर आप किसी भी रिलीजियस से हैं तो आपका वो अगर कोई भी टैटू है या फिर नाम है वो एक्सेप्ट होता है, लेकिन उनकी कुछ पॉलिसी है, कुछ कंडीशन है, वो सुन लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि भाई भैया ने बता दिया कि एक्सेप्ट होगा तो बस बंद करो वीडियो, एंड तक देखिए, समझिए बात को। आपका जो टैटू है वो किस तरह का होना चाहिए, पहली बात है उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए सिर्फ आपका जो टैटू एक्सेप्ट किया जाएगा उसकी लोकेशन यहाँ से लेकर इस हाथ तक है, इस बीच आपके एल्बो तक है, यानी यहाँ तक आपको टैटू एक्सेप्ट किया जाएगा, आगे और पीछे तक। अगर आपका यहाँ भी टैटू है तो भी एक्सेप्ट वो कर लिया जाता है, यहाँ पर ओम बना होता है या फिर और भी कुछ होता है तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन रिलीजियस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका यहाँ पर किसी का नाम हो या फिर कुछ और आपका ही नाम हो, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं टैटू के साइज की। देखिए आपके हाथ का 25% से कम होना चाहिए उसका साइज,
जो भी आपके यहाँ टैटू है या नाम है या सिंबल है, उसका साइज आपके जो पूरे हाथ का यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ का 25% होना चाहिए। उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज डॉक्टर मेजर करते हैं। अगर आप इससे ज्यादा है तो वो पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, देखिए टैटू को मैंने सही से बताया है कि इसके कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट पे होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, ये बताया। और भी जो टैटू की जो दिक्कत थी सब मुझे लगता है कि सभी का क्लियर हो गई होगी। अगर किसी भी कैंडिडेट के टैटू वाली प्रॉब्लम रही होगी तो एक बार मुझे बताना, मैं शायद आपको उसका ट्रीटमेंट भी बता दूं। अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, तो जब आपके हाथ चेक हो रहे थे तभी उसी टाइम डॉक्टर आपकी फिंगर भी देख लेते हैं, जैसे कि आपकी उंगली कोई सी मुड़ी हुई है या टूटी हुई है या फिर किस तरह की प्रॉब्लम आपकी फिंगर में है, ये सब भी डॉक्टर उसी वक्त देखते हैं। जब आप इस तरीके से करते हैं तो डॉक्टर आपके हाथ को इस तरह से पकड़ेगा और वो तभी देखेगा, मोड़ के भी देखेगा, आगे भी देखेगा और पीछे भी, साइड में, मतलब हर तरह से आपकी उंगली चलवाएगा। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आप इस तरह से करिए, इस तरह से कराएंगे, फिर इस तरह से कराएंगे, फिर इस तरह से कराएंगे, यानी इस तरह से आपकी फिंगर भी चेक कर लेते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे आप बिल्कुल पर्सनल हाइजीन का बिल्कुल ध्यान रखते हुए जाएंगे। आपके नेल्स वगैरह, बाल्स वगैरह, मतलब हेयर कट वगैरह, शेविंग, मतलब अच्छा होना चाहिए, जवान की तरह ही आप लगने चाहिए ताकि आपका एक इंप्रेशन भी अलग पड़े। देखिए फिर हम बात करते हैं आपके पैरों के बारे में कि आपके पैर किस तरीके से चेक किए जाते हैं। फ्लैट फुट प्रॉब्लम या नोक नी प्रॉब्लम या आपकी पैरों की फिंगर में कोई दिक्कत या अंगूठे में कोई दिक्कत है, वो किस चीज़ से। देखिए हाँ, लास्ट में आपको एक बात बताता हूँ कि मैं हैंडल के बारे में एक चीज़ मिस कर गया था, वो याद आ गई। आपकी इंडेक्स फिंगर ये होती है, ये आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इसमें आपके कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए इन दोनों इंडेक्स फिंगर में। अगर आपकी इस वाली फिंगर में थोड़ी बहुत भी है तो या तो फिर वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, या वो पॉइंट बनाएंगे या फिर आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन ये आपकी फिंगर बहुत ठीक होनी जरूरी है। इंडेक्स फिंगर, दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर बहुत जरूरी है आपकी ठीक होनी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में बात करते हैं आपके पैरों के बारे में। आपके पैर किस तरीके से चेक किए जाते हैं। देखिए आपको डॉक्टर बोलेंगे, पहले वो आपकी पैरों की वेन्स चेक करते हैं, आपकी नसें चेक करते हैं। वो आपको बोलेंगे कि आप सारे के सारे कैंडिडेट जितने भी रूम के अंदर हो अपने पैरों के पंजों पर खड़े हो जाइए। देखिए जब आप इस तरीके से पैरों पर पंजों पर खड़े होंगे तो आपके डॉक्टर हैं वो टॉर्च लगाएंगे और टॉर्च लगाकर आपके घुटने देखेंगे कि किसी भी कैंडिडेट की थोड़ी जो नसें होती है या वेन्स होती है वो थोड़ा बाहर तो नहीं आ रही, ज़्यादा मोटी तो नहीं दिख रही है। अगर दिखती है तो उनका पॉइंट बनाते हैं। अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट की ऐसे है कि ज़्यादा देर खड़े होने पर पंजों पर उनकी नसें बाहर ज़्यादा आने लगे तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं फ्लैट फुट के बारे में। फ्लैट फुट आपका चेक किया जाता है, आपको पैर को दिखाना होता है, जैसे जैसे डॉक्टर आपको बोलते हैं कि इस तरह से आप करिए, आप उसी तरह से डिसिप्लिन में करते रहिएगा, आपका फ्लैट फुट चेक होता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको फ्लैट फुट में प्रॉब्लम है, मैं उनका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए अगर आपको फ्लैट फुट में प्रॉब्लम है तो आप ऐसा करिए, कोई भी एक पाइप होता है आपका, इतना मोटा कोई बड़ा पाइप होगा, इस तरह से उसको आप नीचे रखिए। जब भी रनिंग करने से पहले उसको अपने पैरों के नीचे रख के इस तरह से चलाइए, ऐसे करना है। इस तरह से आपके वो फ्लैट फुट वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट में हमारा नोक नी, यानी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास अभी भी लोगों ने बहुत कमेंट कर दिए, सर नोक नी का सॉल्यूशन बताया, नोक नी का सॉल्यूशन बताइए। देखिए पहले हम बात करते हैं आपकी नोक नी किस तरीके से चेक होती है। आपको डॉक्टर बोलेंगे कि आप इस तरह से खड़े हुए, आपको वी बनाना होता है। देखिए आपकी एड़ियों को मिलाना होता है और पंजों को इस तरह से खोलना होता है, इस तरह से आपको पैर रखने होंगे। पैर रखने के बाद में फिर वो आपके घुटने चेक करते हैं कि आपके घुटने मिल रहे हैं। अगर दो तरह के कैंडिडेट होते हैं यहाँ पर, एक तो वो होते हैं जिनके घुटने मिल जाते हैं, नोक नी प्रॉब्लम बोलते हैं जिनको, एक वो होते हैं जिनके घुटने नहीं मिलते हैं। देखिए जिनके नहीं मिलते हैं वो तो पास है, उनके बारे में तो हम बात नहीं करते हैं। जिनके मिल रहे हैं हम उनके बारे में बात करते हैं और उनके हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए जब आपको बोलेंगे कि आप वी शेप बनाइए, जैसे बनाएंगे तो आपके घुटने मिले, जिनको नोक नी की प्रॉब्लम है उनके मिलेंगे, तो डॉक्टर वहाँ मेजर करेंगे कि कितना मिल रहा है। अगर जिनके खुले हुए भी है उनका भी मेजर करेंगे कि इंची टेप से कि कितने इनके खुले हुए हैं, वो सभी लिखेंगे। अगर किसी कैंडिडेट के मिले हुए हैं वो उनको दोबारा चेक करते हैं, एक बार तो खड़ा होकर नोक नहीं चेक करते हैं। अगर उनको शक होता है तो वो कैंडिडेट को लिटा देते हैं कि आप लेट जाइए, हम लेटने के बाद खुद चेक कर लेंगे। लिटा कर भी नोक नहीं प्रॉब्लम चेक करते हैं अगर उनको पाई जाती है। अगर किसी भी कैंडिडेट में नोक नहीं पाई जाती है उसका पॉइंट बनाया जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा वो सुन लीजिए। देखिए अगर आपको नोकने की प्रॉब्लम है तो उसके मैं आपको 2-3 तरीके बता रहा हूँ, आप वो चीज़ कीजिए, आपको ठीक हो जाएगी। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक हो सकता, हो सकती है चीज़ें ठीक। पहला तो यह है कि आपको सोने से पहले आपको एक तकिए को या फिर पिलो को अपने घुटनों के नीचे रख के सोना होगा। पहली बात तो यह है कि आपको तकिए को अपने नीचे रख के सोना होगा।
दूसरा, आपको उठक बैठक या उठक बैठक लगानी होगी, ऐसे स्क्वाट्स लगाने होंगे, आपको डेली स्क्वाट्स लगाने होंगे। धीरे धीरे देखिए, स्क्वाट्स धीरे धीरे लगाइएगा। आज 5, कल 6, ऐसा मत कीजिएगा आज ही 20 लगा दिया और कल तुमसे रनिंग भी ना हो, इस तरह का मत कीजिएगा। स्क्वाट्स लगाना, अगर आप ये 2 चीज करते हैं तो आपके नोकनी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखिए, ये सब होने के बाद में आपके मेल कैंडिडेट हैं उनके अब लास्ट में चेक होता है, टेस्टिस और पाइल्स वगैरह चेक की जाती है। देखिए, इसके लिए आप बिल्कुल मत शर्माइएगा कि सभी को एक साथ ऐसे करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक एक कैंडिडेट को बुलाया जाता है, एक एक कैंडिडेट को चेक किया जाता है। मतलब जैसे कि टेस्टिस या पाइल्स वगैरह चेक होती है, वो होती किस तरीके से, आप सभी को मतलब सभी को बाहर कर दिया जाएगा, रोल नंबर वाइज या आपके सीरियल वाइज आपको बुलाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट, सिर्फ एक ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, एक कैंडिडेट आएगा और डॉक्टर के साथ वॉशरूम जाएगा या फिर कहीं भी जहां भी वो चेक कर रहे होंगे, वो आपको बोलेंगे कि आप दिखाइए अपने टेस्टिस, नीचे करके देखेंगे। वो टेस्टिस देखने का मतलब ये है कि रनिंग के दौरान आपके टेस्टिस में थोड़ा स्वेलिंग ना आ गई हो या फिर पानी ना आ गया हो, इस तरह से होती है। अगर किसी भी कैंडिडेट को इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो मेरा मतलब एडवाइस है कि वो आप इसको ठीक करा सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वो आपको एक अच्छी सलाह देंगे। दूसरा, आप थोड़ा सपोर्टर का यूज कीजिए ताकि आपके टेस्टिस में पानी या स्वेलिंग वगैरह ना आए, वो चीज चेक करते हैं। फिर सेकंड, आपका पाइल्स चेक करते हैं। वो बोलते हैं कि घूम जाइए, फिर आप अपना पाइल्स चेक करते हैं, टॉर्च से आपकी पाइल्स, यानी मुश्किल से 30 सेकंड में या फिर 40 सेकंड में वो ये दोनों चीज चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद आपको बाहर भेज देते हैं। लेकिन मेल कैंडिडेट में तो इसी तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट में मैं आपको बताता हूँ। ये सब होने के बाद में सभी कैंडिडेट की, जब सभी चेक हो जाने के बाद में सभी को बाहर बोल दिया जाए कि आप बाहर बैठिए, और फिर आपको 4 कैंडिडेट या फिर 5 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट को बोला जाता है कि आप उठिए और आप अपनी चाल चलकर दिखाइए, यानी कोई लंगड़ा तो नहीं या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है या किसी के पैर में कुछ हो सकता है, मतलब इसी तरह से वो डॉक्टर चेक करते हैं। फिर वो आपकी चाल चेक करते हैं कि आपकी चाल किस तरह की है। ये सब चेक करने के बाद में सभी कैंडिडेट को बिठा दिया जाता है। फिर लास्ट में वो रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। देखिए, हाँ, एक बात याद आ गई कि एक कैंडिडेट मुझसे पूछ रहा था कि सर मेरी एक चेस्ट दबी हुई है, एक चेस्ट मेरी ऊपर है, तो उसका भी कोई सॉल्यूशन है? देखिए भाई, सॉल्यूशन होते हैं, आप करिए, आप चेस्ट की एक्सरसाइज कीजिए, आप पुशअप लगाइए, आप या फिर पहले किसी से अच्छे से बात कर लीजिए जो भी इस फील्ड में थोड़ा अच्छा है। ऐसा नहीं होगा आपकी बिल्कुल ही चेस्ट दबी हुई, थोड़ा बहुत या फिर हो सकता है आपका बहम भी हो, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, ये चेस्ट वाला भी डाउट मैं इसी के साथ क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, बताइए, मैं आपके उस कमेंट को पढ़ूंगा और उसका एक सही जवाब दूंगा ताकि आप उस चीज को प्रैक्टिकली कर पाओ। ठीक है, वीडियो का एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।